गांव के एक छोटे से घर में अर्जुन, उसकी पत्नी राधा और उनकी प्यारी बेटी नंदिनी रहते थे। आज जल्दी लौटना, नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ राधा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अर्जुन मेहनत मजदूरी करता था और राधा घर का काम संभालती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। सुबह का समय था और राधा चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और अर्जुन रोटियां खाते हुए तैयार हो रहा था। फिर जब वह शाम को अपने काम से वापस आ रहा था तो अंधेरा होने लगा था और सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने अर्जुन को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि अर्जुन तुरंत बेहोश हो गया। आसपास के लोग दौड़ते हुए आए। लोगों ने अर्जुन को अस्पताल पहुंचाया। एक आदमी ने राधा को यह खबर दी, जिससे वह घबरा गई और तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? आपके पति के दोनों पैर काटने पड़े हैं। हालत नाजुक है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। अगले दिन अर्जुन को होश आया, लेकिन अर्जुन पूरी तरह से हार मान चुका था और सारी उम्मीदें खो बैठा था। मेरे पैर, राधा, मेरे पैर, मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम लोगों का सहारा नहीं बन पाऊंगा, उल्टा बोझ बनकर रहूंगा। आप घबराइए मत, मैं हूं आपके साथ। अर्जुन, भगवान पर भरोसा रखिए। बुरा समय आता है तो अच्छा भी आता है। हमारा अच्छा समय जरूर आएगा। तब राधा उसे नंदिनी का वास्ता देकर समझाती है तो वह कुछ शांत हो जाता है। फिर राधा जैसे तैसे उसे घर वापस लेकर आती है। फिर राधा ने अर्जुन के इलाज में सारे पैसे लगा दिए थे और अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। राधा बाहर निकलती है और लोगों से खाने को मांगती है, लेकिन लोग राधा को दुत्कार देते हैं। राधा अपने पति अर्जुन की दुर्घटना और परिवार की मुश्किलों के बीच भगवान विष्णु के मंदिर जा रही थी। हे विष्णु भगवान, मेरे पति का सहारा छिन गया। अब वो चल नहीं सकते। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर कोने में तंगी है। मैंने कभी आपसे ज्यादा नहीं मांगा, पर आज दिल टूट कर पुकार रहा है। मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को फिर से संवार सकूं। बस इतना कर दीजिए प्रभु कि भूख और बेबसी हमारे दरवाजे से दूर हो। फिर राधा की नजर अपनी अंगूठी पर पड़ती है। गहनों के नाम पर आखिर यही अंगूठी बची है। इसको बेच देती हूँ। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो सोने का क्या करूंगी। राधा अपनी अंगूठी बेच देती है और उन पैसों से राजमा चावल लेकर आती है। अरे मम्मी, ये राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उतने स्वादिष्ट नहीं जितने आप बनाती हो। राधा, ये राजमा चावल सच में बहुत स्वादिष्ट है। नंदिनी भी कह रही थी कि तुम इन्हें बेचने का सोचो। अगर लोग इसे खाकर यह महसूस करेंगे तो तुम्हारा काम बन सकता है। तुम्हारे हाथ का स्वाद हर किसी को पसंद आएगा और इससे हमारी कुछ मदद भी हो सकती है। सोचो, राजमा चावल का ठेला लगाकर तुम अच्छा कमा सकती हो। राधा कुछ सोचने लगती है कि अब वह राजमा चावल का ठेला शुरू करेगी। वह बाजार से ताजे चावल और राजमा लेकर आई। ये राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट है। राधा के राजमा चावल धीरे धीरे बिकने लगते हैं। धीरे धीरे राधा का ठेला मशहूर हो जाता है और वह उम्मीद की किरण देखती है। कुछ समय बाद शहरी लोग भी गांव घूमने आते हैं और राधा के राजमा चावल की तारीफ करने लगते हैं। आंटी, आपके राजमा चावल तो बहुत टेस्टी हैं। मैं अपने पापा को भी यहाँ लेकर आऊंगी। लड़की की बातें सुनकर राधा का मन खुशी से भर जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। ये राधा तो बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। मुझे कुछ करना होगा। आप फैलाओ कि राधा खाने में मिलावट करती है। मैंने राधा के राजमा चावल खाए हैं। वो बिल्कुल शुद्ध और स्वादिष्ट है। लोगों का विश्वास बरकरार रहता है और सीमा की दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती है। तो क्या होता मालिक, मैंने एक नकली फूड ऑफिसर बुलाया है। वही जो खाने में मिलावट की जांच परख करते हैं। वह आकर जब यह बात कहेगा तो सब लोग मान लेंगे। फिर एक दिन एक नकली फूड ऑफिसर राधा के ठेले पर आता है। एक्सक्यूज मी मिस, मैं फूड ऑफिसर हूँ और मैं आपके राजमा चावल की सेफ्टी चेकिंग करने आया हूँ। मुझे आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आप बासी सामान इस्तेमाल करती हैं और मिलावट भी करती हैं। ये सरासर झूठ है। आप खुद चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा। वो तो राजीव का बुलाया हुआ झूठा फूड ऑफिसर था।
तो वो राजमा चावल में कमी निकाल ही देता है। सब सीमा को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वही लड़की अपने पिता के साथ वहां आती है। उसके पिता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होते हैं। डीएम राधा के ठेले पर पहुंचते हैं और उन्हें पूरा मुद्दा पता चलता है। तब वो कहते हैं, आप फूड ऑफिसर हैं, अपनी आईडी दिखाइए। मेरे पास अभी आईडी नहीं है। मतलब तुम नकली फूड ऑफिसर बनकर आए हो। इसे गिरफ्तार कर, लेकिन नहीं, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे और अब माफी मांग रहे हो, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। राजीव ने मुझे यहां भेजा था। वही चाहता था कि सीमा की दुकान बंद हो जाए। राजीव का नाम सुनकर डीएम और भी सख्त हो जाते हैं। वो पुलिस कर्मियों को आदेश देते हैं, राजीव को भी तुरंत गिरफ्तार करो और इसकी पूरी जांच करो। राजीव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। राधा की सच्चाई जानकर लोग उसकी तारीफ करते हैं और माफी भी मांगते हैं। हमें माफ कर दो राधा, हम गलत फहमी में आ गए थे। हाँ, हम जानते थे कि तुमने कभी मिलावट नहीं की होगी। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे विश्वास था कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फिर वो डीएम और उनकी बेटी को राजमा चावल खिलाती है। तुम सही कह रही थी बेटी, ऐसे राजमा चावल तो आज तक मैंने कभी नहीं खाए। और वो पगला नकली फूड ऑफिसर कह रहा था कि इसमें मिलावट है। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ पापा। आपको नहीं लगता कि ऐसे राजमा चावल हमारे शहर में बिकने चाहिए? हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात तो इनकी ये है कि ये गरीबों को सिर्फ 10 रुपये में राजमा चावल खिलाती है, और जिनके पास कोई पैसा नहीं उनको फ्री में। आप हमारे साथ शहर शिफ्ट होना चाहेंगी? डीएम का यह ऑफर सुन के बहुत खुश होती है और उसे स्वीकार कर लेती है। उसके बाद राधा, अर्जुन, नंदिनी शहर शिफ्ट हो जाते हैं। राधा वही अपना काम करती है और अर्जुन नकली पैरों की मदद से फिर से चलने लायक हो जाता है। बिटिया, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या एक कटोरी राजमा चावल मिल सकता है? भगवान तुम्हारा भला करेगा। अम्मा, ये राजमा चावल किसी कीमत से नहीं, दुआओं से बिकते हैं। आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म प्लेट लाती हूँ। आज आप खाइए, कल जब भगवान चाहें तो बस आशीर्वाद देना। राधा ने बिना एक पल गंवाए खाना परोसा। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कान से भरा। बेटी राधा, भगवान तुम्हारा भला करे। पेट ही नहीं, मन भी भर गया। अचानक वो बूढ़ी अम्मा एक चमकते तेज में परी बन गई। मुस्कुराते हुए बोली, चलो तुम्हें मेरे असली संसार से मिलवाती हूँ। परी बनी वृद्धा ने राधा का हाथ थामा और कहा, चलो तुम्हें मेरे असली संसार से मिलवाती हूँ। जैसे ही राधा परी के साथ बादलों के पार पहुंची, उसकी आंखें हैरानी से चमक उठीं। सामने था एक स्वर्ग जैसा राज्य, आकाश में तैरता हुआ, सोने चांदी की छतों से सजा। ये जगह, ये तो किसी सपने से भी सुंदर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी मेहनत और सेवा मुझे आसमान तक ले आएगी। धन्यवाद परी, आपने मुझे ये दिखाया कि दिल से किया गया काम कभी खाली नहीं जाता। अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ भी किसी भूखे को खाना खिलाना चाहती हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। राधा ने आकाश के उस अद्भुत संसार में अपना राजमा चावल का रेस्टोरेंट खोला। वह नहीं जानती थी कि यह रेस्टोरेंट अब सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि आकाश में भी हर किसी की प्रिय जगह बनेगा। राधा की मेहनत, उसकी ईमानदारी और सेवा की भावना ने उसे इतना ऊंचा स्थान दिया था। अब लोग धरती से आकर हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों में बैठकर आकाश में राधा के रेस्टोरेंट तक पहुंचने लगे थे। मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये दिन ब दिन मौसम खराब होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा और घर में खाने को एक दाना तक नहीं आएगा। अरे देखो, जरा देखो, कितनी तेज तूफान चल रहा है। आरव बेटा, तू झोपड़ी के ऊपर त्रिपाल तो लगाकर आया था ना? हाँ बाबा, लगा दी थी त्रिपाल। और उसके ऊपर तूने ईंटें रखी थी या नहीं? बाबा, ईंट रखना तो मैं भूल गया। हे भगवान, आरव, तूने ये क्या किया? तुझे मैंने कहा था
बारिश और तूफान तेज है, तुझे ईंट रख देनी चाहिए थी। चल चल मेरे साथ। अब तुझे मेरे साथ भीगते हुए मेहनत करनी होगी, नहीं तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। दोनों बाप बेटा बारिश में बाहर निकलते हैं और झोपड़ी की छत पर त्रिपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, ईंट को अच्छे से रखना, कहीं ईंट गिर ना जाए। ठीक है पिताजी, सही सही रखूंगा। और झोपड़ी की छत पर त्रिपाल को सही से लगाना शुरू कर देते हैं। अरे चलो बेटा, बहुत ठंड हो रही है बाहर, घर में चलते हैं। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें अब यहां से जाना होगा। दोनों घर के अंदर आते हैं। परी उन्हें सूखा कपड़ा देती है। आप लोग अपना शरीर पोंछ लो और सूखे कपड़े पहन लो, नहीं तो ठंड लग सकती है। अरे बेटी, तूने खाने के लिए कुछ बनाया नहीं? माँ, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रही हूँ। घर के अंदर खाना कैसे बनाऊंगी? सारे में धुआं ही धुआं हो जाएगा। मेरी दवाई का समय हो गया है और मुझे भूख भी लग रही है। ठीक है माँ, मैं कुछ करती हूँ। परी अपने सिर पर एक सफेद कट्टा रखकर बारिश से बचते हुए बाहर से कुछ ईंट लाकर छोटा सा चूल्हा बना लेती है और खाना बनाना शुरू करती है। परी जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी नमक मिर्च वाले चावल बना लेती है। अरे बेटी, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। उठो, ये लो खाना खा लो। मेरी प्यारी बेटी, इतनी कम उम्र में तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई। कोई बात नहीं माँ, मैं समय से पहले बड़ी हो गई हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो इतनी लाचार हूँ कि तुझे आशीर्वाद भी नहीं दे सकती बेटा। बारिश होती रहती है, सब सो जाते हैं। आधी रात को लक्ष्मी के बिस्तर के पास पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है? परी परी। लक्ष्मी पूरी रात पानी सहती है। सुबह बुखार में तप रही होती है। माफ करना माँ, मैं नहीं जाग पाई। परी लक्ष्मी के कपड़े बदलती है। तभी गांव में बाढ़ आ जाती है। झोपड़ी डूब जाती है। रेड़ी का संतुलन बिगड़ता है। लक्ष्मी बह जाती है। तीनों रोते हैं। तभी परी को एक बड़ी लकड़ी मिलती है। वह तीनों लकड़ी के सहारे तैरते हुए ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। सरकारी लोग भी नहीं ढूंढ पाते। माँ का कुछ पता नहीं, अब हमें कुछ करना होगा। परी पन्नी जोड़कर उन्हें बारिश से बचाती है। नई मजबूत झोपड़ी बनती है। बरसात के बाद रघु और आरव मजदूरी करके पक्का मकान बनाते हैं। एक नई झोपड़ी खड़ी होती है। परी का चेहरा उम्मीद से भरा था, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी थी। तभी एक चमत्कार होता है। एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। परी, आरव, कहाँ हो तुम दोनों मेरे बच्चों? वो लक्ष्मी की होती है। ये तो माँ की आवाज है। वो बाहर जाती है और देखती है लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है। माँ, आप चल सकती हो? ये तो चमत्कार है। बहते बहते मैं कहीं पहुँच गई और जब होश आया तो मेरे अंग खुद ब खुद काम करने लगे। हमने झोपड़ी फिर से बनाई है माँ, अब हम सब एक साथ हैं। वक्त बीतता है। अब वो सब मिलकर मेहनत करते हैं। झोपड़ी पक्के घर में बदल जाती है और जिंदगी एक बार फिर मुस्कुरा देती है।